गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल। गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल। लाख कीमती धन भला पर गुरु है मेरा अनमोल। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश हिंदी मैराथन क्लास में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। शुरू करने जा रहे हैं आज अपना पहला अध्याय जिसका नाम है वर्ण विचार। और अगले 1 घंटे के लिए हम इसी पर डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे उतना ही जितना हो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। और निश्चित ये मान के चलिए, अगर आप ये 1 घंटे की आप क्लास ये ले लेते हो तो मुश्किल से आपका एक प्रश्न इससे गलत नहीं होगा। तो शुरू करें अपना पहला टॉपिक वर्ण विचार। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वर्ण क्या होते हैं। जो वर्ण है, टॉपिक अपना वर्ण विचार है, वर्ण क्या होते हैं। तो मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बता देता हूं, हालांकि यहां से प्रश्न नहीं पूछे जाते। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है ना, वो तो आपकी ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। और ये ध्वनि को यदि हम लिखित रूप प्रदान कर दें ना, ध्वनि को क्या कर दें, लिखित रूप प्रदान कर दें, तो वो आपका वर्ण कहलाता है। हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि लिखित भाषा का वह सबसे छोटा रूप जिसके अंतिम टुकड़े कर दिए गए हों और आगे टुकड़े करना संभव ना हो, वो भी आपका क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। जैसे आपका क है, ये अंतिम टुकड़े कर दिए, अब इसके और टुकड़े संभव नहीं है, तो ये आपका क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। और हिंदी में कुल वर्ण कितने माने गए हैं? 44 वर्ण माने गए हैं। अब आपके प्रश्न, आप ये प्रश्न मेरे से कर सकते हो कि सर भाषा क्या होती है। बिल्कुल आपका प्रश्न है। थोड़ा सा हम कंसेप्टली पढ़ रहे हैं तो चीज़ों को बता देता हूँ। तो वैसे तो भाषा जो होती है ना, विचारों का आदान प्रदान होता है। भाषा क्या होती है? विचारों का आदान प्रदान। और ये आदान प्रदान 3 प्रकार से होता है: मौखिक भाषा के रूप में, सांकेतिक भाषा के रूप में, लिखित भाषा के रूप में। ठीक है। तो भाषा विचारों को प्रकट करना, विचारों का आदान प्रदान करना। और विचारों का आदान प्रदान कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। यानी भाषा को प्रकट 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला है मौखिक, यानी बोलकर, जैसे हम रेडियो से समाचार सुनते हैं, इंटरव्यू आते हैं, वो भी आपके मौखिक भाषा के रूप में आते हैं। और ये सबसे सरल भाषा मानी जाती है। लिखित भाषा में लिख कर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, जैसे समाचार पत्र के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से। और तीसरी होती है आपकी सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में क्या होता है? संकेत के रूप में हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे सड़क चौराहे पर जो चिन्ह लगे होते हैं, ट्रैफिक पुलिस उनके नियमों की पालना करने के लिए जो यूज में लेते हैं, वो आपके सांकेतिक भाषा होते हैं। और ये सांकेतिक भाषा होती है ना, वो सबसे कठिन भाषा मानी जाती है। कठिन इसलिए मानी जाती है, क्यों? क्योंकि इसको आसानी से पढ़ नहीं सकते। क्योंकि कठिन जो आपके संकेत होते हैं ना, वो निश्चित नहीं होते, फिक्स नहीं कर सकते उनको। तो ये सबसे कठिन भाषा मानी जाती है। और जो आपकी जो मौखिक भाषा है ना, वो आपकी सबसे सरल भाषा मानी जाती है। थोड़ा सा और बता देता हूँ भाषा के बारे में। भाषा की विशेषता, यानी भाषा अर्जित है। दुनिया का कोई भी बच्चा भाषा को जन्मजात लेके जन्म नहीं लेता। भाषा अर्जित होती है। मतलब भाषा एक सोशल प्रोसेस है। जैसे जैसे सोशल प्रोसेस होगी, जैसे जैसे बच्चा सामाजिक जुड़ेगा, वो भाषा को अर्जित करेगा। उसी प्रकार से भाषा एक अर्जित संपत्ति है, न कि जन्मजात। ठीक है। दूसरी है सोशल प्रोसेस, यानी सामाजिक प्रक्रिया। बिल्कुल, जैसे जैसे हम समाज के साथ कनेक्ट होंगे, संपर्क बढ़ेगा, वैसे वैसे हम भाषा को सीखेंगे। आपको पता होगा, हम दुनिया की कोई भी भाषा को आराम से सीख सकते हैं कोशिश करके। अर्जित है भाषा है तो बिल्कुल आराम से सीख सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक भाषा सीखने के लिए दूसरी भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी नहीं है। जिसे हमें, मान लो हिंदी, जिसे हमें संस्कृत सीखनी है, अब इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि हिंदी अब अपने को पता होनी चाहिए, हिंदी का ज्ञान पहले होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं। ये अपनी सोशल प्रोसेस है। जैसे जैसे जहाँ हमें जैसा वातावरण मिलता है उसी के अकॉर्डिंग हम सीख लेते हैं। तो भाषा क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है। किसी भी भाषा को हम सीख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, भाषा सीखने के लिए दूसरी भाषा हमारी हेल्प कर सकती है। जैसे हमें संस्कृत सीखनी है तो बिल्कुल हिंदी हेल्प कर सकती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमें हिंदी का पता हो, हिंदी हमारे लिए अनिवार्य हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है। हमें इंग्लिश सीखनी है, बिल्कुल सीख सकते हैं। जैसा हमें इन्वायरमेंटल मिलेगा, जैसे हमें कल्चर मिलेगा, उसी पर अकॉर्डिंग हम सीख लेंगे। नेक्स्ट है भाषा परिवर्तनशील है। बिल्कुल परिवर्तनशील है, चेंजिंग होती रहती है। अगर बताइए चेंजिंग नहीं हुई तो भाषा क्या हो जाएगी? डेड लैंग्वेज हो जाएगी, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसका मतलब भाषा क्या है? परिवर्तनशील है, मानक स्वरूप है, सही है, तथ्यात्मक है। तो
भाषा के हमने क्या पढ़े, भाषा अर्जित है, भाषा सोशल प्रोसेस है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा मानक स्वरूप है, और इसका स्वरूप जो होता है ना वो आपका सरल से कठिन होता है। यानी भाषा का जो स्वरूप होता है वो क्या होता है, सरल से लेके कठिन तक। ये नहीं होता कि पहले कठिन सीखेंगे बाद में सरल की ओर बढ़ेंगे, पहले चीज़ों को सरल करके पढ़ेंगे उसके बाद धीरे धीरे हम कठिन की ओर बढ़ेंगे। तो भाषा का स्वरूप कैसा होता है, सरल से कठिन। जो हिंदी शब्द है ना वो फारसी भाषा का है, थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा, अपने टॉपिक भी है जो शब्द विचार है ना उसके बारे में हम पढ़ेंगे, कौन सी भाषा किस भाषा का शब्द है, ठीक है, कौन सा वर्ड। भाषा के अंग तीन होते हैं, पहला होता है वर्ण होता है, शब्द होता है और वाक्य होता है। अब हमने हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वर्ण है। ये किसका अंग है, भाषा का अंग है। वर्ण से शब्द मिलते हैं, वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्द से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। अब कुछ और चीज़ें आपको मैं इसके बारे में बता देता हूँ, उसके बाद अपना टॉपिक जो वर्ण विचार है उसको पढ़ेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण होती है। भाषा की सबसे मौखिक इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। और ध्वनि का लिखित रूप क्या होता है, वर्ण होता है। ध्वनि का लिखित रूप क्या होता है, वर्ण होता है। अर्थ के आधार पर देखें तो सबसे छोटी इकाई होती है आपकी शब्द, और भाव और भावार्थ के आधार पर अगर देखें तो आपका होता है सबसे छोटी इकाई वाक्य, ठीक है। और भाषा का सबसे बड़ा अंग अगर पूछे तो होगा आपका वाक्य। ये कंसेप्ट चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली यहाँ से प्रश्न तो नहीं बनते, लेकिन मैंने आपको भाषा का, बीच में भाषा आ गई तो आपको बता दिया। अब आपको क्लियर है भाषा। हम पढ़ रहे हैं वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण। और वर्ण का लिखित रूप क्या होता है आपका, जो वर्ण का लिखित, सॉरी, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि। और ध्वनि का लिखित रूप आपका क्या होता है, वर्ण, ठीक है। भाषा के बारे में मैंने आपको बता दिया। जैसे आपका वर्ण होते हैं कै चे टे ते पे, बिल्कुल ये होते हैं। कुल वर्ण कितने होते हैं, 44। अब इनको दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन से, एक तो होता है स्वर और एक होता है आपका व्यंजन। एक तो क्या होता है स्वर और एक क्या होता है व्यंजन। आपको ऐसे याद रखना है, जैसे ये आपकी इस हाथ राइट, अपने हाथ में दो हाथ होते हैं ना बेसिकली, ये तो एक एक में तो हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में, एक में हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। ये जो वर्ण विचार का टॉपिक है ये पर्टिकुलर इन दोनों पर ही है, स्वर और व्यंजन। स्वर के बारे में हम पढ़ेंगे कि स्वर क्या होते हैं, स्वर का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इस हाथ में कितनी उंगली हैं, 5 उंगली हैं, तो 5 ही प्रकार के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। इसके बाद हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे कि व्यंजन वर्ण कौन से हैं, व्यंजन कितने होते हैं। तो व्यंजन में व्यंजन का जो वर्गीकरण है वो भी पढ़ेंगे। व्यंजन का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है, 2 आधारों पर। अब कुछ कहेंगे कि इसमें भी तो 5 उंगली है, इसका फिर 5 क्यों नहीं। ऐसे कंसेप्ट से हम चीज़ों को लिंक करके पढ़े ना तो याद रह जाती है लंबे समय तक। वैसे तो कोई मायने नहीं रखती ये चीज़ें, है ना। तो स्वर क्या होते हैं अपने, 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं अपने, 11 स्वर होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। ये स्वर कौन कौन से हैं, ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ, बिल्कुल ये कितने हैं, 11 स्वर। और आपके व्यंजन कितने होते हैं, 33। तो हम सबसे पहले अब क्या पढ़ेंगे, स्वर पढ़ेंगे, स्वर का वर्गीकरण पढ़ेंगे। उसके बाद व्यंजन पढ़ेंगे, व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ेंगे। आप बिल्कुल इनके नोट्स भी बना सकते हो। इनकी पीडीएफ में टेलीग्राम ऐप पे डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके आपको ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बिल्कुल ये सटीक नोट्स हैं, ऐसे नोट्स हैं जिनको पढ़ोगे ना एग्जाम के टाइम तो आपको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें याद हो जाएंगी। जो अंत वाले है ना, अंग और ए है, ये स्वर नहीं होते, ये व्यंजन भी नहीं होते। इसका मतलब ये क्या होते हैं, ना तो स्वर में योग होता है इनका, ना व्यंजन में योग होता है। तो ये क्या कहलाते हैं, आपके अयोगवाही वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आपके अयोगवाही वर्ण कहलाते हैं। एक तो अनुस्वार और एक आपका विसर्ग, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा स्वर के बारे में। स्वर तो बिल्कुल मैंने बता दिया, स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र। स्वर को हम बोल सकते हैं स्वतंत्र वर्ण, जिनको बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं होती, किसी की सहायता भी नहीं होती। यानी फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु बिना किसी रुकावट या ठहराव से मुख से बाहर निकलती है ना, वो आपका स्वर होता है। मैंने बता दिया 11 होते हैं। अयोगवाही वर्ण मैंने बता दिया आपको, ए अंग और ए होते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। अब हम क्या पढ़ेंगे, स्वरों का वर्गीकरण। देखिए थोड़ा सा मैं आपको एक इमेज बना देता हूँ आपके माइंड में, ताकि आपको स्वरों का वर्गीकरण 1 सेकंड में आप याद हो जाए। फिर हम एक एक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ह्रस्व कौन से होते हैं, दीर्घ कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्वरों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है, 5 आधारों पर इस स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। मैंने आपको याद भी करा दिया। अपने 2 हाथ लेने हैं, ठीक है ना। एक तरफ तो क्या है, स्वर है,
एक तरफ क्या है, व्यंजन है। कई बार नहीं याद होते, एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है सीधा सा, स्वरों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है, वहाँ पर हम दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाते हैं। ये थोड़ी सी ये चीज़ें कंसेप्ट हम लगा देते हैं ना, तो याद हो जाती है कि इस हाथ पे कितनी उंगली है, 5 उंगली है, तो इसका मतलब स्वरों का वर्गीकरण कितने आधारों पर, 5 आधारों पर किया जाता है। और व्यंजन का वर्गीकरण कितने आधारों पर, 2 आधारों पर। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें अभी से याद होनी चाहिए। तो पहला है हमारा जो स्वरों का वर्गीकरण है मात्रा काल के आधार पर। पहला कौन सा है, मात्रा काल के आधार पर। दूसरा है उच्चारण के आधार पर। तीसरा जीवा के आधार पर। चौथा मुखाकृति के आधार पर। पांचवा है होठों की गोलाई के आधार पर। इनको आप एक बार याद कर लीजिए, और याद तभी होगे जब आप मेरे साथ एक दो बार बोलोगे। तो बोलो, मात्रा काल के आधार पर एक बार बोलिए, बिल्कुल आराम से याद हो जाएंगी चीज़ों को। जब पढ़ोगे ना तो बिल्कुल आराम से मैं आपको याद करवा दूंगा मात्रा काल के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। बिल्कुल आप ये वीडियो देखने के बाद आपका वर्ण विचार एकदम सटीक हो जाएगा। तो सबसे पहले आप मेरे साथ बोलो, मात्रा काल के आधार पर। दूसरा है उच्चारण के आधार पर। तीसरा है जीवा के आधार पर। चौथा है मुखाकृति के आधार पर। पांचवा है होठों की गोलाई के आधार पर। एक बार फिर से बोलो, मात्रा काल के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, जीवा के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, होठों की गोलाई के आधार पर। फिर एक बार बोलो, स्वरों का वर्गीकरण कितने आधारों पर, 5 आधारों पर। पहला कौन सा, मात्रा काल के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, जीवा के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, होठों की गोलाई के आधार पर। एक बार आप वीडियो पॉज करके आप खुद बोलो, याद हो जाएंगे, बिल्कुल याद हो गए। अब देखो, मात्रा काल के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। बिल्कुल आराम से याद कर लीजिए। यहाँ देखिए मात्रा, आ की मात्रा कितनी बार आ रही है इस शब्द में, आ की मात्रा देखो, एक बार मात्रा में आ रहा है, 2 बार, 3 बार, इसका मतलब आ 3 बार आ रहा है। मात्रा आ, का में भी आ रहा है, त्रा में भी आ रहा है, और माँ में भी बिल्कुल आ रहा है। तो इनका जो प्रकार है वो 3 आधारों पर किया जाता है। ये इसलिए बता रहा हूँ, कुछ कुछ छोटी छोटी ट्रिक है ना, एग्जाम में याद नहीं होती। जैसे प्रश्न आ जाए कि मात्रा काल के आधार पर वर्णों के कितने प्रकार होते हैं, तो वहाँ हम सिर गुचरते रहते हैं, पता ही नहीं चलता कि मात्रा काल के आधार पर कौन से हैं। स्व वाले होते हैं, एक संवर्त वाले होते हैं, एक अगरपस्त वाले होते हैं, पता नहीं चलता। तो याद ऐसे रख लेना। इसमें देखो, आ की मात्रा 3 बार आ रही है, मात्रा में भी आए, त्रा में भी आए, का में भी आए, तो इसका मतलब इनका प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, क्लियर है। मैं बताऊंगा आपको ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, प्लुत स्वर क्या होते हैं, ये भी आपको बताऊंगा। आपको कॉपी में ऐसा का ऐसा डायग्राम बना लेना है। जब भी आप पढ़ोगे तो इसी प्रकार से पढ़ोगे, तभी चीजें याद होंगी। दूसरा है उच्चारण के आधार पर। अब देखिए कि यहाँ पे देखिएगा, च कितनी बार है, च कितने बार, च कितनी बार, 2 बार। एक छोटा च, एक बड़ा च, इसका मतलब च 2 बार है, तो इसका कितना, ये उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला होता है अनुनासिक, दूसरा होता है अनुनासिक। याद हो गया है ना। च कितनी बार आ रहा है, 2 बार। उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। अनुनासिक, अनुनासिक। इनमें बड़े कंफ्यूज होते हैं, अनुनासिक, अनुनासिक। मैं आपको ऐसा फंडा बताऊंगा कि आप बिल्कुल आराम से याद हो जाएंगे, कहीं कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, एक बार आप इतना याद करो कि उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। ठीक है, क्लियर है। तीसरा है जीवा के उत्थापित भाग के आधार पर। जीवा के उत्थापित या क्रियाशील के आधार पर बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इसके अपनी जीभ देखो, ये अपनी जीभ बड़ी बन गई क्या, नहीं बड़ी तो नहीं है। ये आगे वाला भाग है भैया, ये कौन सा आगे वाला भाग, ये अपने बीच वाला भाग है, बीच वाला भाग, ये बीच वाला। ठीक है, और ये अपना जो अंदर वाला अंत वाला भाग है। 3 ही तो भाग होते हैं। आगे वाले को हम क्या बोलते हैं, अग्र भाग, अग्र भाग। अब आप साइंस के विद्यार्थी हो तो आपको पता होना चाहिए कि स्वाद अग्र भाग से होता है कि मध्य भाग से होता है, या खटाई का पता या नमकीन का पता आपको अलग अलग, साइंस के विद्यार्थियों के लिए, अपने अपने इस हिंदी में नहीं है। खैर ये चीज़ें मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। आगे वाला भाग होता है उसको अग्र भाग बोलते हैं, मध्य वाला यानी बीच का भाग होता है उसको मध्य भाग बोलते हैं, और जो पश्च वाला भाग होता है उसको, जो पीछे वाला भाग होता है, अंत वाला भाग होता है, उसको पश्च भाग बोलते हैं। क्लियर है। जीवा में वर्ण देखो मेरे भाई, 1 2 3। इसका मतलब इसका इसके कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के। अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। और जीवा के नाम याद होने से ही आपको ये डायग्राम याद होना चाहिए। ये जीभ है ना आपकी लंबी सारी, ये याद हो जानी चाहिए कि आगे वाला, मध्य वाला और बीच वाला, आगे वाला, मध्य वाला और अंत वाला। तो जीवा के उत्थापित भाग के आधार पर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के। अग्र भाग, मध्य भाग, पश्च भाग। क्लियर है। अब देखिए आगे, मुखाकृति के आधार पर देखिए, 1 वर्ण, 2 वर्ण, 3 वर्ण, 4 वर्ण। अच्छा, 4 वर्ण आ रहे हैं, इसका मतलब इसके आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। संवर्त, अर्ध संवर्त, विवर्त और अर्धविवर्त।
मुखाकृति के आधार पर कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? 4 प्रकार के, संवर्त स्वर, अर्ध संवर्त स्वर, विवर्त स्वर और अर्ध विवर्त स्वर। क्लियर है? मैं आपको बता दूंगा, आगे हम बात करेंगे इनकी डिटेल से कि अगर स्वर कौन से होते हैं, संवर्त स्वर कौन से होते हैं, इनको कैसे याद करें। बिल्कुल आराम से चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले आप थोड़ा सा इनको इमेज बनाइए अपने दिमाग पे। नेक्स्ट आपका होठों की गोलाई के आधार पे, भाई ये आप हो, मैं नहीं हूं, आप हो। ये आपका ऊपर वाला होठ, ये आपका ऊपर वाला होठ, ये नीचे वाला होठ। होठ कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। और इसमें वर्ण देख लो आप, 1 2 वर्ण है। इसका मतलब होठों की गोलाई के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है आपका वर्ताकार, दूसरा होता है अवर्ताकार। पहला कौन सा होता है? वर्ताकार, दूसरा होता है अवर्ताकार। तो आपको मेरे हिसाब से अब इनमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। आप इनको ऐसे ही याद रखें। मात्रा काल के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। उच्चारण में च कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो 2 प्रकार के। जीवा में जीभ कितने प्रकार की होती है? मतलब जीभ आगे, मध्य और अंत वाला, तो 3 प्रकार के। जीभ में 3 वर्ण है तो 3 प्रकार के। मुखाकृति में 4 वर्ण है तो इसके 4 प्रकार के। होठ में कितने वर्ण है? तो 2 प्रकार के। अब मैं आपको ले चलता हूं सीधा मात्रा काल के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, उसमें हम पहला पढ़ेंगे मात्रा काल के आधार पर कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, प्लुत स्वर क्या होते हैं। अगर कुछ चीज़ें समझ में आ रही है ना, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक अभी से। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वगैरह जरूर कर लीजिए, ताकि आगे जो वीडियो रहेंगे ना, वो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो अंत में एक कमेंट जरूर करके जाइएगा कि अच्छा लगा वीडियो। ठीक है, कुछ चीज़ें समझ में। खैर, पहला अपना प्रकार है, पहला अपना वर्गीकरण है मात्रा काल के आधार पर या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। ठीक है, यहां पर देखिएगा, मात्रा का अर्थ होता है स्वर और काल का अर्थ होता है समय, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। यह भी प्रश्न में पूछ सकता है कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, तो आप बताएंगे 3 प्रकार के। पहला होता है आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुत स्वर। अब देखिएगा, इनको बड़ा ही आसान तरीके से याद करेंगे, और क्या है ये चीजें, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम बात करें ह्रस्व स्वर। सॉरी, एक मिनट। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। ह्रस्व का मतलब क्या होता है? छोटा। ठीक है, छोटा। एक मात्रिक बोल सकते हैं आप, एक मात्रिक छोटा बोल सकते हैं। ये क्या होते हैं? ए, ई, उ और री होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, भाई समय के आधार पर ही तो हम पढ़ रहे हैं कि उच्चारण में कितना समय लग रहा है, उसके आधार पर ही तो ये वर्गीकरण है। तो इसमें ह्रस्व सबसे छोटा, एक मात्रिक, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, वो आपके क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। और ये ह्रस्व का मतलब क्या होता है? छोटे होते हैं। ये छोटे हैं, ए छोटा है, बिल्कुल छोटा है। ई भी छोटा है, देख लीजिए, ओ भी छोटा है, री भी छोटा है। तो ये आपके कौन से हो गए? ह्रस्व स्वर। क्लियर है? प्लुत स्वर तो आपको याद ही नहीं करना। प्लुत स्वर तो बहुत आसान है, तरीका बताऊंगा। इन दोनों में कंफ्यूज होते हो आप, ह्रस्व और दीर्घ में। दीर्घ में देखिएगा, दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। और इसकी परिभाषा, हालांकि परिभाषा एग्जाम में नहीं पूछी जाती। सबको पता होता है कि जो ह्रस्व स्वर है उससे तो ज्यादा लगता है, या सामान्य से दुगुना समय लगता है, ऐसे बोल दीजिए, तो वो आपके दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर में बड़े वाले स्वर, बड़े वाले जो वर्ण होते हैं वो इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिएगा, ए है ना, ए तो छोटा है, बिल्कुल है। आ देखिए, आ तो बड़ा हो गया ना, आ तो बड़ा है ना, ए और ए से मिलकर बना है, तो आ बड़ा है। इसका मतलब आ क्या है? दीर्घ है। ठीक है, ई भी देख लीजिए, ई बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। इसका मतलब ई भी दीर्घ है। ऊ देख लीजिए, ऊ भी बड़ा है। छोटा वाला ऊ है वो तो स्व में जाएगा, और बड़ा वाला ऊ किस में आ जाएगा? दीर्घ में आ जाएगा। ए भी बड़ा है, क्योंकि ए और ई से मिलकर, यानी दो दो से मिल गया, ये 2 वर्णों से मिलकर बना होता है, तो वो बड़ा ही होता है ना। ए बड़ा हो गया, ए भी बड़ा होता है। ए और ऊ से मिलकर बना हो गया, ओ होता है, तो वो भी आपका बड़ा नहीं होगा क्या? जो बड़े हैं वो दीर्घ स्वर होंगे, जो छोटे हैं वो ह्रस्व स्वर होंगे। क्लियर है? तो ह्रस्व स्वर आपके चारों याद हो गए। इसके बाद दीर्घ स्वर आपको चारों याद हो गए, ये जितने भी हैं याद हो गए। अब ये देखिए, एक चीज और बता देता हूं इसमें। ये जो है ना, पहले वाले तीन, इनको समानाक्षर वर्ण बोला जाता है। समानाक्षर, नाम से ही देखो, समान अक्षर, यानी इसका मतलब ये समान अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। जैसे ए और ए मिल गए, आ बना दिया, इसका मतलब ये समान अक्षर ए और ए समान है। ई और ई से मिलकर बड़ा ई बन गया, ऊ और ऊ से मिलकर बना हो गया ऊ।
तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो आ ई उ, पहली चीज तो ये दीर्घ होते हैं, दूसरी चीज ये कौन से होते हैं, समान अक्षर होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ए आई ओ औ, इनको बोलते हैं संध्याक्षर। क्या बोलते हैं, संध्याक्षर। संध्याक्षर जो समान वर्णों से मिलकर नहीं बने होते हैं, ये तो ए और ई से मिलकर बना हो गया, आपका ए बन गया, ए और ऊ से मिलकर बन गया, ओ बन गया। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, आपके संध्याक्षर वर्ण कहलाते हैं। हालांकि इतना डीपली आपसे नहीं पूछेगा, फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिएगा प्लुत स्वर, ये तो बड़ा ही आसान है, आप एग्जाम में इनमें से प्रश्न नहीं आएगा। जैसे प्लुत स्वर, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, प्लुत स्वर हिंदी वर्णमाला में कोई स्वर होता ही नहीं है। हिंदी वर्णमाला में प्लुत स्वर कोई भी नहीं होता। हाँ, किसी भी स्वर को प्लुत स्वर बना दिया जाता है, बना सकते हो आप। उसके लिए आपको जैसे ई को प्लुत स्वर बनाना है, तो उसके आगे आप इस प्रकार से चिन्ह आप लगा दीजिए, प्लुत स्वर बन गया। और प्लुत स्वर होते क्या है, यानी किसी वर्ण को, मतलब स्वर को लंबे समय तक हम प्रोड्यूस करते हैं ना, लंबे समय तक उच्चारित करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम ओम बोलते हैं, ओम, जैसे ओ को हम लंबा खींच रहे हैं तो ओ इस प्रकार से आप लगा दीजिए, ओम हो गया। भैया हो जाएगा, भैया, भैया, ये ई के आगे इस प्रकार से आप लगा सकते हैं, भैया। तो ये आपका मात्रा काल के आधार पर वर्गीकरण था। पहला ह्रस्व था, दूसरा दीर्घ था, तीसरा प्लुत था। क्लियर है? अगर अभी भी समझ में नहीं आया ना, तो वीडियो को दोबारा देखिए, आप बिल्कुल चीज़ें समझ में आएंगी। फिर भी नहीं समझ में आया ना, तो आप पहले तो पढ़िए, अपनी तरफ से कोशिश करिए, क्योंकि दूसरे वाले कोशिश से आप ज़्यादा इफेक्टिव नहीं डालते। पहले खुद कोशिश करते हैं ना, उसके बाद ये वीडियो बहुत शानदार लगेगा, देख लीजिएगा। अब दोस्तों देखिए, दूसरा अपना प्रकार पढ़ते हैं। दूसरा वर्गीकरण है उच्चारण के आधार पर। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पर था उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पर। यहाँ काल की बात हो रही है, समय के आधार पर, मतलब कितना, जब हम कोई भी वर्ण प्रोड्यूस करते हैं तो कितना समय लग रहा है, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। दूसरा है अपना उच्चारण, उच्चारण के आधार पर। दूसरा क्या है, उच्चारण के आधार पर। यहां से कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार मैंने बताए थे, चाहे देखो कितनी बार है, 2 बार, इसका मतलब 2 बार। पहला है आपका अनुनासिक, जिसको हम निर्नुनासिक भी बोलते हैं। इसमें आते हैं आपके सभी स्वर। दूसरा है अनुनासिक, जिसमें अनुस्वार लगा देने वाले जितने भी आपके वर्ण होते हैं वो आपके अनुनासिक होते हैं। अब इनमें बड़े कंफ्यूज होते हैं। सीधी सी बात है कि जो अनुनासिक होते हैं ना, अनुनासिक वो तो नाक से बोले जाते हैं, नाक और मुख दोनों से बोले जाते हैं। और ये अनुनासिक होते हैं ना, ये नाक से नहीं बोले जाते, ये मुख से ही बोले जाते हैं, मुख से ही प्रोड्यूस होते हैं। अब कई बार इनमें कंफ्यूज होता है, कई बार जैसे अनु, नाम देखो ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो आप मेरे को ये बताइए, एक शब्द होता है उपयोगी, बिल्कुल उपयोगी होता है, एक इसके अनुपयोगी होता है, अन लगा दिया, अनुपयोगी। तो उपयोगी का तो मतलब होता है जो काम में आने वाली चीजें हैं, और अनुपयोगी का मतलब जो यूजफुल नहीं है। अन लगाते ही उसका अर्थ बदल गया ना, तो अन लगाते का, अन का मतलब होता है नहीं। उसी प्रकार से आप देखिएगा, यहाँ पे देखिए अनुनासिक बिल्कुल नाक वाले, और यहाँ पे अन लगा दिया, इसका मतलब बिना नाक वाले। तो कंफ्यूज होने की तो जरूरत ही नहीं है। निर का मतलब भी नहीं होता है, तो निर्नासिक, नाक के द्वारा नहीं बोले, नाक के द्वारा नहीं प्रोड्यूस होने वाले। ठीक है, तो इसमें तो सभी स्वर आ जाएंगे, अपने जितने भी स्वर हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। और अनुनासिक में आपके आ जाएंगे सारे, जितने भी हैं सारे आ जाएंगे, बशर्ते आपके अनुस्वार लगा होना चाहिए। जैसे ई है, ये ई नहीं आएगा, लेकिन इसके ई के अनुस्वार लगा दिया ना, इसका मतलब ये नाक से प्रोड्यूस हो रहा है, आपका अनुनासिक होगा। तो इनमें से भी कंफ्यूज वाले प्रश्न है ना, वहां से प्रश्न बहुत बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तीसरा हम प्रकार पढ़ेंगे अब। तीसरा वर्गीकरण है जीवा के उत्थापित भाग या क्रियाशीलता के आधार पर। एक चीज बता दूं मैं आपको, मैंने पूरा वीडियो लिंक कर रखा है, शुरुआत से आप देखोगे ना तो आपको बहुत शानदार लगेगा। और बीच बीच में आप, जैसे बीच में एक वीडियो देख लिया, एक लाइन देख ली, तो उससे चीज़ें समझ में नहीं आएगी। पूरा वीडियो तब भी देखोगे, पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो तीसरा वर्गीकरण है अपना जीवा के उत्थापित भाग या क्रियाशीलता के आधार पर। मैंने आपको याद भी करवा दिया था, जीवा में कितने वर्ण हैं, 3 हैं, तो 3 आधारों पर किया जाता है। ये अपनी जीव है ना, जो बहुत बोलती है, इसको अच्छी कई बार ये मार भी पड़वा देती है, ऐसे ऐसे बोलती है ना। तो इसके जीव वाला जो आगे वाला भाग है ना, वो तो आपका अग्र कहलाता है। जो बीच वाला भाग होता है वो मध्य कहलाता है। वो अंत वाला भाग होता है वो पश्च कहलाता है। अब देखो अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं। पहले तो ये समझो कि क्रियाशीलता के आधार पर, इसका मतलब क्रियाशील, जीव क्रियाशील रहती है, इसका मतलब आगे का भाग जिनमें क्रियाशील रहता है।
ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय आगे का भाग है ना वो क्रियाशील रहता है, वो तो आपके कौन से होते हैं, अगर स्वर होते हैं। क्लियर है। अब अगर स्वर में आप बोल के देख लीजिए, ई आएगा, ए आई आएगा और री आएगा। कितने हो गए, 3 और 2 5। इसका मतलब अगर कितने होते हैं, 5 होते हैं। मध्य में केवल ए ही रखना है, ये जीभ बना लेनी है आपको एग्जाम में, ये जीभ बना लेनी है, यहाँ पर ए लिख देना है बस ये। और बाकी आपको थोड़ा सा मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको कंफ्यूज तो होंगे नहीं। जीभ बना ली भैया, बीच में ए लिखना है कभी भी, जब भी एग्जाम में प्रश्न आए। आगे वाला आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। नीचे वाला पस मैं आपको बता देता हूँ। पस का मतलब जो जीभ पीछे का भाग क्रियाशील रहता है। देखो 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर है ना, और 3 ऐसे ही तो लिखा जाता है। ऐसी आकृति वाले जितने भी वर्ण है ना वो आपके पस में आएंगे। 3 जैसी आकृति वाले ए तो नहीं आएगा, क्योंकि ए तो बीच वाले में, एक तो मैंने आपको कहा कि एक तो आपको याद ही रखना है, जीभ बनाते ही आपको ए तो बीच में लगना है, ए तो मध्य स्वर होता है। इसके अलावा जितने भी जिसकी आकृति 3 जैसी है, 3 नंबर पर भी पस होता है, वो सारे के सारे आपके पस होते हैं। तो देख लीजिए, पहला हो गया आ, देखिए 3 जैसी है। ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, औ हो गया, ओ हो गया और औ हो गया। ये यहाँ पे ये ओ है, ठीक है ना, ओ है, ओ और औ हो गया। क्लियर है। अब देखिए जो बच गए ना सारे, वो किस में आ जाएंगे, फिर अगर में आ जाएंगे। तो दिक्कत कहाँ हुई, कंफ्यूज कहाँ हुई। अरे वाह यार, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हुए। अगर में तो अपने को तो पस वाला याद किया, अगर वाले अपने आप निकल गए। अगर वाले बच गए, ई बच गया, ए आई बच गया और री बच गया। तो आप उच्चारण करके आप वर्ण निकालते हो तो वो बहुत अच्छी बात है। आप ट्रिक से याद करते हो तो वो उससे भी अच्छी बात है। और कोई आप अपने तरीका लगा के याद करते हो तो वो उससे भी अच्छी बात है। कैसे भी याद करो, याद होनी चाहिए चीज़ें, कंफ्यूज एग्जाम में नहीं होना है। चौथा प्रकार पढ़ लें अब। चौथा है होठों की गोलाई के आधार पर वर्गीकरण। अब मैंने बताया था होठ अपने होते हैं ना, दो ही होते हैं, एक ऊपर वाला होठ और एक नीचे वाला होठ। दो होते हैं तो दो प्रकार के। पहला होता है वर्ताकार, दूसरा होता है अवर्ताकार। अब देखिए वर्ताकार कौन से होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अपना होठ होता है ना, होठ वो गोल जैसा होता है। बोलते हैं तो होठ है ना अपना, आप बोल के देख लीजिए, ऊ को बोलिए, ऊ को बोलेंगे तो ऊ होठ एकदम जैसा गोल बन गया, ऐसे ऐसे गोल हो जाएगा दोनों होठ ना वो। तो जिन वर्णों के उच्चारण में अपना होठ जो होते हैं ना वो क्या हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, तो उसको वर्ताकार आपका वर्ण बोला जाता है। कौन कौन से होते हैं, ये आपके चार होते हैं। ऊ होता है, ओ होता है और आपका औ होता है। अवर्ताकार में क्या होगा, वही परिभाषा हो गई, होठों का आकार गोल न होकर कोई भी आकृति में हो सकता है, वो आपके अवर्ताकार हो गए। जैसे ए हो गया, आ हो गया, बच्चे जितने भी स्वर हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, अवर्ताकार में आ जाएंगे। तो ये यहाँ पर इस इनमें से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये तो सारों को पता है, ये तो निकाल लेंगे बेटे। तो यहाँ से प्रश्न नहीं बनता। फिर भी आपको पता होना चाहिए, टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हर चीज़ का आपको मालूम होना चाहिए। क्या पता आप कल किसी कोचिंग में आप पढ़ाओ तो आपको चीज़ें क्लियर होगी, तभी तो आप पढ़ाओगे ना। पांचवा है मुखाकृति के आधार पर। अंतिम है ये, स्वरों का वर्गीकरण अंतिम है, अंतिम प्रकार है मुखाकृति के आधार पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इनको भी अपन तो ट्रिक है, ट्रिक गुरु है अपने, तो ट्रिक ऐसे याद जमाएंगे, इनको भूलेंगे नहीं। मुखाकृति के आधार पर चार वर्ण है ना, 1 2 3 और 4, चार वर्ण है। तो इसका पहली बात तो कि चार प्रकार पर इनका वर्गीकरण होगा, यानी मुखाकृति के आधार पर कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, तो चार प्रकार के। पहला होता है संवर्त स्वर, दूसरा होता है विवर्त स्वर, तीसरा होता है अर्ध संवर्त स्वर और चौथा होता है अर्ध विवर्त स्वर। ठीक है। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है ना, वो तो आपके संवर्त स्वर होते हैं। मुखाकृति नाम ही मुख का आकार, आप ऐसे भी निकाल लो, मुख का आकार, कृति का मतलब मुख का आकार। मुख आकार कैसा हो रहा है, संवर्त का मतलब सबसे कम खुलता हो, सबसे कम खुलता हो। विवर्त इसका उल्टा होगा, सबसे ज्यादा खुलता हो। ये विवर्त वाला आ है ना, तो ये तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर, उसके पास छोटा बच्चा जाता है, आपको आपने कई बार देखा होगा, नहीं देखा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, छोटे बच्चे या जब भी आए, डॉक्टर उसको बोलता है बेटा आ बोल, आ कर, ऐसे प्रकार से। क्यों बुलवाता है, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि बच्चा जो आ करेगा ना तो उसका मुख सबसे ज़्यादा खुलेगा, और सबसे ज़्यादा खुलेगा तो वो अंदर वाला जो भी देख रहा है चीज़ें वगैरह, खांसी जुकाम के वगैरह, जीभ देखना चाहता है वो, जो भी वो देख लेगा। तो मतलब डॉक्टर को भी तो पता है कि बच्चे का जो सबसे ज़्यादा मुंह खुलता है वो आ बोलने पर खुलता है, तो
विवर्त स्वर जो होता है ना वो आ होता है, और एग्जाम में पूछ लिया जाएगा आपसे विवर्त स्वर कौन सा होता है निम्न में से, तो आप बताएंगे आ जो स्वर है ना वो आपका विवर्त होता है। संवर्त संवर्त स्वर जो होते हैं ना वो सबसे कम मुंह खुलते हैं। ई होता है, ऊ होता है, चार ही तो यार याद कर लीजिए, ई ऊ ई ऊ ऊ ई ऊ ऊ ई ऊ याद हो गए। संवर्त स्वर कौन से, ई ऊ। विवर्त याद हो गए, आ हो गया केवल। अब देखिएगा अर्ध संवर्त। अब मेरे को ये बताइए, संवर्त में तो सबसे कम मुंह खुला था, अर्ध संवर्त में क्या हो जाएगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा, संवर्त से जरा सा ज्यादा खुलता है मुंह। जैसे ए हो गया, ओ हो गया, जैसे कौन से हो गए, ए हो गया और ओ हो गया। ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब अर्ध संवर्त कौन से होंगे, जिनमें जिनका उच्चारण करते इसमें संवर्त से मुख थोड़ा सा ज्यादा खुले, वो क्या हो गए आपके, ए और ओ हो गए। नेक्स्ट है आपका अर्धविवर्त, ये चौथा है। अर्धविवर्त में क्या होता है कि मुख विवर्त से थोड़ा सा कम खुले, क्योंकि विवर्त में तो सबसे ज्यादा खुलता है, और अर्धविवर्त में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा उससे कम खुलेगा, यानी विवर्त से जरा सा कम खुलता है। जैसे ए हो जाएगा, आई हो जाएगा और ओ हो जाएगा, औ हो जाएगा। ठीक है, तो इनको आप, अब ऐसे तो है नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया और चीजें याद हो गई, ऐसा तो आज तक ना हुआ है ना होगा। चीजों को बार बार पढ़ेंगे तभी चीजें याद होंगी। आप इनका शॉर्ट नोट्स बना के रात दिन रिवीजन करोगे, यानी सोने से अगर 5 मिनट पहले भी आप ये देख देख के सो जाओ ना कि मुखाकृति के आधार पर चार होते हैं, चार में संवर्त विवर्त अर्धविवर्त विवर्त, तो बिल्कुल आपको अच्छे से कंठस्थ याद हो जाएंगे। बाकी इनका कोई तरीका नहीं है, एक बार पढ़ लोगे दोबारा भूल जाओगे, दो बार पढ़ लोगे तीन बार भूल जाओगे। इनको आप रिवाइज करते रहोगे ना तभी चीजें याद रहेंगी। ठीक है, चलिए अब अपना स्वर का टॉपिक जो है वो अपना कंप्लीट हो गया। स्वर का मतलब जो अपना इस साइड का जो हाथ था ना वो अपना कंप्लीट हो गया। इस साइड में हमने स्वर पढ़े थे, इस हाथ में उंगली 5 थी, 5 आधार पर हमने इनका वर्गीकरण पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो दूसरा हाथ है, इसमें क्या है, व्यंजन है। दूसरा हाथ है तो इसके विभाजन जो होगा, वर्गीकरण होगा, वो 2 आधारों पर होगा। अब हम पढ़ेंगे वर्गीकरण व्यंजन के बारे में। पहली चीज की व्यंजन होते क्या हैं। व्यंजन मैंने बताया कि व्यंजन जो होते हैं ना वो आपके स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते, इनको उच्चारण करने के लिए किसी ना किसी जो वर्ण है अन्य वर्ण की उसकी सहायता लेनी ही पड़ती है। और स्वर होते हैं ना उनमें तो कोई किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। तो पहली चीज तो वर्ण ये हो गए। दूसरा हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु मुख के किसी ना किसी अवयव या किसी ना किसी जो है किसी को टकराकर या ठहराव के बाद प्रोड्यूस होती है, तो वो क्या कहलाता है, आपका वर्ण कहलाता है। और हिंदी में वर्ण कितने हैं, 33। स्वर कितने थे, 11। अब देखिए स्वर इन 33 जो होते हैं ना इनको बांट रखा है। जैसे स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। क वर्ग ले लीजिए, च वर्ग ले लीजिए, ट वर्ग ले लीजिए, त वर्ग ले लीजिए और प वर्ग ले लीजिए। क ख ग ड च छ ज ज ट ठ ड ड त थ द द प प प 5 10 15 20 25। स्पर्श व्यंजन आपसे पूछ लिया जाए तो कितने होते हैं, 25। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं अंत वाले। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, ये र ल व। तो 25 और 4 कितने हुए, 29। और उष्म व्यंजन नाम से ही देखो, उष्म स उष्मा उष्मा मतलब प्रसार हो रहा है, स सर्दी लगती है तो अपने भी स नहीं करते क्या। तो वैसे ही जो स है, 4 ये हो गए। टोटल कितने हो गए अपने, 25 4 29 4 33। इसका मतलब व्यंजन कितने होते हैं, 33। अब हम पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। मैंने आपको कितने आधारों पर बताया, 2 आधारों पर। कौन कौन से होते हैं देखिएगा। पहला हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। व्यंजनों का पहला वर्गीकरण क्या है, उच्चारण स्थान के आधार पर। दूसरा है प्रयत्न के आधार पर। एक बार में आपको इनकी इमेज बता देता हूं कि आपको दिमाग में किस प्रकार से इनको छपा लेना है, क्योंकि बाद में हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए एक बार आप इनका दिमाग में एक बार छपा लीजिए। पहले हम बात कर रहे हैं प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर, ठीक है। तो साहब प्रयत्न के आधार पर है ना, प्रयत्न के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उच्चारण के आधार पर, दूसरा कंपन के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर। आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि व्यंजनों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है, तो आप बताएंगे 2 आधारों पर। क्लियर है। आपसे पूछ लिया जाए कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, तो आप बताएंगे 3 प्रकार से। पहला है उच्चारण के आधार पर, दूसरा कंपन के आधार पर,
तीसरा श्वास वायु के आधार पर। आगे भी इनमें प्रश्न पूछ सकता है, आपसे ये पूछ लिया जाए कि उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के बताएंगे। कंपन के आधार पर पूछे तो 2 प्रकार बताएंगे, सैघोष और एघोष। एघोष और सैघोष, ठीक है। श्वास वायु के आधार पर प्रश्न पूछा जाए तो आप बताएंगे अल्प प्राण और महाप्राण। क्लियर है? तो आप एक बार इनको देख लीजिए। व्यंजनों का वर्गीकरण कितने आधारों पर? 2 आधारों पर। पहला उच्चारण के आधार पर, दूसरा प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, उच्चारण के आधार पर, दूसरा कंपन के आधार पर, तीसरा श्वास वायु के आधार पर। अल्प प्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं, ये तो श्वास वायु के आधार पर होते हैं। कंपन वाले होते हैं वो अघोष और घोष वाले होते हैं, और उच्चारण वाले होते हैं ये 8 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? स्पर्शी होते हैं, संघर्षी होते हैं, स्पर्श संघर्षी होते हैं, नासिके होते हैं, प्रकंपित या लुंठित होते हैं, पार्श्विक होते हैं, उद्क्षिप्त होते हैं और संघर्षहीन होते हैं। अब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको उच्चारण स्थान वाले तो आपको याद ही होंगे, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, कंठ तालवे, कंठोष्ठे, दंतोष्ठे, जीवा मूल। ठीक है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, अगर आप वास्तव में रियलिटी के साथ, एक सीरियसता के साथ अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आपको कॉपी में ऐसा का ऐसा डायग्राम बना लेना है। ऐसा का ऐसा डायग्राम बना लेना है। 2-3 बार आपको बिना देखे लिखना है इसका का ऐसा डायग्राम, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हाँ, मैं आपको एगोस और सेगोस याद करवा दूंगा। मैं आपको एगोस और सेगोस आपको रटवा दूंगा, कैसे भी आपको ट्रिक के माध्यम से आप प्रश्न एगोस सेगोस से आ जाएगा, तो आप गलत नहीं करोगे। मैं आपको अल्प प्राण महाप्राण भी आपको क्लियर करवा दूंगा, कैसे याद रखने आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा। लेकिन प्रश्न ये आ जाए कि कंपन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो इनकी तो कोई ट्रिक नहीं बनेगी ना। हर चीज़ की ट्रिक बनाएंगे तो कितने की ट्रिक याद रखेंगे? तो ऐसे तो हमें तभी याद हो गया जब ये डायग्राम है हमारा कॉपी में बनाया होगा, हमने हाथ से बनाएंगे इसको डायग्राम को, तभी याद होगा ना। तो इस प्रकार से कंपन के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, ऐसे आपको याद होना चाहिए। श्वास वायु के आधार पर 2 प्रकार के, उच्चारण के आधार पर 8 प्रकार के। मैं ये समझता हूँ कि आप डेली के 5-6 बार इनको वर्गीकरण को आप देख लोगे ना, तो बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएगा। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक एक वर्गीकरण। पहला हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। देखिएगा दोस्तों, संस्कृत आचार्यों के अनुसार उच्चारण स्थान की कुल 8 संख्या मानी गई है। संस्कृत आचार्यों के अनुसार उच्चारण स्थान की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 8। ये कौन कौन से होते हैं? कंठ होता है, तालु होता है, काकल होता है, मुर्दा होता है, दंत होता है, ओष्ठ होता है और नासिके होता है और जिह्वा मूल। टोटल कितने होते हैं? 8। अब देखिएगा, अब बात करते हैं जो कंठ वाले उच्चारण स्थान वाले होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कंठे वर्ण बोलते हैं जिनको, ना। तो कंठ वाले होते हैं आपके ए होता है, आ होता है, कैवर्ग होता है, विसर्ग होता है और है होता है। एक बार दोबारा बोल लीजिए, ए होता है, आ होता है, कैवर्ग होता है, विसर्ग होता है होता है। आपने संस्कृत अगर लैंग्वेज है, उनको तो दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वहां तो उन्होंने ट्रिक भी पढ़ी है संस्कृत में। कौन सी ट्रिक है मेरे भाई? वो ए कू है, विसृज विसृज विसर्जन्यानाम कंठे। जो भी है आपने संस्कृत में आपने ट्रिक पढ़ी है, वही ट्रिक इसमें काम आएगी। ए से हो जाएगा आपका ए आ हो जाएगा, कै से आपका कैवर्ग हो जाएगा, है से आपका है हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा? विसर्ग। तो कंठ वाले कौन कौन से हो गए? आपको याद हो गए। दूसरा है तालवे, जिनको तालु बोलते हैं। इनमें कौन कौन से होते हैं? ई होता है, चैवर्ग होता है, ये और से होता है, ये और से। ठीक है। तो इसको आप इसकी एक ट्रिक है, इच्चू ऐसा नाम। मेरे संस्कृत नहीं है मेरे भाई, मेरे फिर भी मैं ये ट्रिक याद रखता हूँ। इच्चू यसा नाम, इच्चू यसा नाम तालव्य। आपके तो याद होगी, आपको नेट पे मिल जाएगी ये ट्रिक। ई से आपका हो जाएंगे दोनों, ई हो जाएंगे। च से हो जाएगा चैवर्ग हो जाएगा। से ये तालव्य से, पहला वाला से। पहला वाला से क्या होता है? तालव्य। से वाले में बड़े कंफ्यूज होते हैं, 3 से होते हैं। जो से पहला है वो तो तालव्य होता है, दूसरा जो से है ना वो मूर्धन्य से होता है और तीसरा से दंत्य से होता है। ठीक है। इच्चू ऐसा नाम तालव्य, तो ये क्लियर हो गया चे वाला। अब देखिए तीसरा फंडा है मूर्धन्य, मूर्ध। इसकी भी एक ट्रिक है, री टेवर्ग रे और से, रिटुर रसाणाम, रिटू रिटुर रिटू
टू होगा क्या, रिटुर, रिटुर रसाणाम। ये जिससे भी है अपने, संस्कृत बड़ी आसान नहीं है, मेरे को तो बड़ी हार्ड लगती है ना। री से तो आपका री वाला हो गया, टे से आपका टे वर्ग हो गया, और आपका रे और से हो गया। से याद रखना तीसरा से है। और कंठ की कंठ, ये मुर्दा वाला भी तीसरा ही होता है। कंठ तालु मुर्दा 3 नंबर पे है, तो तीसरा दूसरा से है, सॉरी दूसरा से। इसको बोलते हैं मूर्धन्य से, क्योंकि ये ट्रिक में भी ये देखो ये से आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दंते, दंते वर्ण। दंते वाले होते हैं लृ, तैवर्ग, ले और से। इसका भी एक ट्रिक है, लिट क्या होती है आपकी, लिट लसाणाम ऐसे होता है शायद, लिट लसा, लिट लसानाम, इस प्रकार से कोई ट्रिक होती है, ठीक है। तो लि से हो जाएगा आपका लि, लिट, ठीक है। और इसमें आपका तय वर्ग होगा, लित होता है क्या फिर, लित, लितुर लसानाम होता है, श्री त्रय होता है, लितु, लितुर लसानाम तय वर्ग होगा, ठीक है। और लय हो जाएगा बिल्कुल से हो जाएगा। देखिए ये तो रटने वाली चीज़ें हैं, बिल्कुल रटने वाली हैं। और क्या है इनमें, ट्रिक से याद करेंगे, अच्छी बात है, याद होती हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपको ट्रिक से याद कर लेनी है मेरे हिसाब से। ओस्ट वाले देखो, ऊ ऊ पै वर्ग हो जाएगा, ऊ ऊ पै वर्ग, ऊ ऊ पै वर्ग, उपधमानियान, उपधमानियान, उपधमानियान ओस्ट। इस प्रकार से इसकी एक ट्रिक होती है। ऊ से हो जाएगा ऊ वाले, पै से हो जाएगा पै वर्ग, और आपका ये भी दो इसमें काउंट किए जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं, उपधमानियन वर्ण बोलते हैं। ये पै के पीछे अर्ध विसर्ग लगा देते हैं, पै और फै के, तो ये भी इसमें काउंट होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, कंठ तालु, यानी कंठ और तालु से मिलकर बने कौन कौन से होते हैं, ए और आई। ए दत्तो कंठे तालु, इसकी एक ट्रिक भी है, ए दत्तो कंठे तालु, ए आई हो जाएगा। कंठ ओष्ठ वाले भी, इसकी भी एक ट्रिक है, ओ दत्तो, ओ दत्तो कंठे तालु, कंठ ओष्ठ, ओ दत्तो कंठ ओष्ठ। तो ओ और औ किस में आते हैं, आपके कंठ ओष्ठ में आते हैं। दंतोष्ठ में केवल वह आता है, ये इंपॉर्टेंट है, बस ये आपको याद है ना, तो ये आपका उच्चारण वाला तो आपको पूरा ही याद हो जाएगा। दंतोष्ठ में आपका वह आएगा। नासिके की बात करें तो बिल्कुल पांचवा जो वर्ण होगा, कोई भी किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण वो होगा, और इसके अलावा अनुस्वार वाले नासिके में आ जाएंगे। जीवा मूल में आपका ये कै और ख ना, इसके अर्ध विसर्ग लगा दें, ये आपके आ जाएगा, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। नासिके वाला थोड़ा ध्यान रखना है, दंतोष्टे वाला आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इसके वाला कंठ तालु का भी आपको ध्यान रखना है, बाकी इनकी ट्रिक है, ट्रिक से आप याद कर लेंगे। अब दोस्तों थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। आधुनिक विद्वानों के अनुसार दो उच्चारण स्थान और भी शामिल किए गए हैं। आधुनिक जो विद्वान है ना, उन्होंने दो उच्चारण और भी स्थान और भी बना दिए। कौन कौन से, पहला है काकल, यानी काकल्य वर्ण, इसमें आ जाएगा है आ जाएगा और विसर्ग आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, है और विसर्ग। एक होता है वर्तस्य, वर्तस्य वर्ण, इनमें कौन सा आता है, न, से और ल। आप ऐसे याद रख लेना, नस्ल याद रख लेना बस, नस्ल। और इनमें से ये नीचे वाला ना, ये बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नस्ल याद है ना, तब आप इसको आराम से कर लेंगे। तो वर्तस्य वर्ण पूछे तो आपको याद होना चाहिए, न हो जाएगा, से हो जाएगा और ल हो जाएगा। ये से तीसरा वाला से है, याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, एक प्रश्न है, जैसे नए वर्ण का सही उच्चारण स्थान क्या है। एक नए वर्ण है, उसका सही उच्चारण स्थान हमें मालूम करना है। पहला है आपका कंठे तालु मुर्दा या दंत, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तैथ है, द दै न, तय वर्ग वाला जो है वो आपका दंते वाला होता है, दंत, दंते वर्ण। अगर ऑप्शन में ये आ जाए कि जीवा आ जाए, नासिका आ जाए, ओष्ठ आ जाए, दंतोष्ठ आ जाए, तो बिल्कुल दंतोष्ठ तो नहीं होगा, ओष्ठ वाले भी नहीं होंगे, और नासिका में बिल्कुल जो प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है वो नासिका होता है, तो इसका मतलब इसमें ये राइट आंसर करना है। अगर मान लो अगले वाले ने इस प्रकार से ऑप्शन बना दिए, मुर्दा, काकल, वर्तस्य, ओष्ठ, तो यहां पर आपको क्या करना है, ओष्ठ तो नहीं होगा, काकल भी नहीं होगा, मुर्दा भी नहीं होगा, तो वहां पर वर्तस्य होगा। वर्तस्य में मैंने आपको याद करवा रखा है, नस्ल याद रख लेना, नस्ल नए ही तो पूछ रहा है, तो नए इसमें आ जाएगा वर्तस्य। क्लियर है। अगर आगे वाला बहुत ज्यादा समझदार हो और उसने क्या कर दिया, अब की बार दंते डाल दिया, वर्तस्य डाल दिया, नासिका डाल दिया और जीवा मूल डाल दिया, अब क्या करें,
दंत भी आ रहा है, वर्तस्य भी आ रहा है, नासिका भी आ रहा है, जीवा मूल भी आ रहा है। तो यहाँ पर हमें प्राथमिकता अपने आधुनिक नासिका वाले को देनी है। क्लियर है? ज़्यादा प्राथमिकता हमें किसको देनी है? नासिका वाले उच्चारण को देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें राइट आंसर करना है नासिका को। अब और ही ज़्यादा समझदार हो, कोई मेरी तरह हो, और वो आपसे चारों ही डाल दे, तीनों ही डाल दे, दंते भी डाल दिया, वर्तस्य भी डाल दिया, नासिके भी डाल दिया, और आपका ओल भी डाल दिया, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूज का होना ही नहीं है। चारों हैं तो बिल्कुल ये तीनों हो जाएंगे, तो चार वाला ऑप्शन आप कर दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, अब देखिएगा व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ रहे थे हम। व्यंजन के वर्गीकरण में हमने क्या पढ़े? उच्चारण स्थान पढ़े, उच्चारण स्थान वाले कंठ दोष सारे पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? उच्चारण के आधार पर, कंपन के आधार पर और श्वास वायु के आधार पर। तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहला है अपना प्रयत्न के आधार पर। इसमें हम पहला पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर। अब देखिएगा इसमें कुछ हैं, देखिएगा स्पर्श संघर्षी, स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं? कै से लेकर पै वर्ग तक के, कै से लेकर पै वर्ग तक के। ध्यान रहे, एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें है, प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण होगा ना, वो स्पर्शी व्यंजन नहीं होगा। ध्यान रख लेना, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण स्पर्शी व्यंजन नहीं होगा। इसका मतलब कै हो सकता है, ख हो सकता है, ग हो सकता है, घ हो सकता है, लेकिन अड़े नहीं हो सकता। और इसमें च हो सकता है, छ हो सकता है, जय हो सकता है, झ हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब जो प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण है ना, वो इसमें नहीं होगा। बाकी इसमें कै से लेकर पै वर्ग के जितने भी वर्ण है ना, वो आपके स्पर्शी व्यंजन कहलाएंगे। क्लियर है? अब मान लो मैं इसका जो पीडीएफ है ना, वो तो टेलीग्राम में आपको दे दूंगा, वहां से आप नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट में नोट्स बना सकते हैं। अब मैं मान लो इसको पोस्ट करूं फेसबुक पे, फेसबुक पे अपनी कम्युनिटी टैब पे डालता हूं, तो मान लो इसको मैं यहाँ से पोस्ट करता हूँ, तो जो भी देखेगा ना, वो इसको ऐसे क्या देखेगा? कै वर्ग से पै वर्ग दे रखा है और पांचवा वर्ण दे रखा है, इसका मतलब ये गलत है। तो बिल्कुल गलत ही दिखेगा उसको, क्योंकि मैंने ये समझाने के लिए लिखा है। कैसे समझा तो यहाँ पर सही रहा हूं ना, कैसे पै वर्ग हो गए, लेकिन पांचवा वर्ण इसमें शामिल नहीं होगा। तो इतना फर्क पड़ जाता है वहां पे पोस्ट पर डालने से। ठीक है, दूसरा देखो 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 दोस्तों, संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन जिसमें संघर्ष के साथ व्यंजन प्रोड्यूस होते हैं, जैसे से छ, सॉरी से और तीसरा से और चौथा है, तो ये आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। तीसरा आपका स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ये इंपॉर्टेंट है। आरटेट 2011 में इसमें एक प्रश्न पूछा गया था, और उसमें था छह, था शायद छह इन दोनों में था। तो वो आपका स्पर्श संघर्षी व्यंजन था। ठीक है, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? च होता है, छ होता है, जय होता है और झ होता है। ठीक है, एक दो बार आप इनको देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। नासिके में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अनुस्वार प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण है वो आपका हो जाएगा बिल्कुल। और प्रकंपित या लुंठित वर्ण अगर आपसे पूछे ना, तो ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, प्रकंपित या लुंठित वर्ण। क्योंकि लुंठित वर्ण है ना, ये कई बार पूछा जाता है, रे होता है मेरे भाई। लुंठित वर्ण कौन सा होता है? रे होता है। ठीक है, पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? लय होता है। पार्श्विक, ठीक है, कौन सा होता है? लय। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, पार्श्विक व्यंजन। क्लियर है? अगला है आपका उच्च उत्क्षिप्त या द्विगुणित या ताड़नजात। ये कौन से होते हैं? डे और ढे होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? डे और ढे। ये बोलते किसी हैं? द्विगुणित या ताड़नजात। जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा एक बार ऊपर उठकर झटके से नीचे गिरती है ना, जैसे आप इनको बोलिए डे, डे और ढे, बिल्कुल आपकी जो जीभ होगी ना, वो एक बार उठ के नीचे झटके से गिरेगी। और ये पार्श्विक का मैंने नहीं बताया गया। पार्श्विक वर्ण वो होते हैं जिनमें श्वास वायु जीवा के दोनों बगलों से होकर निकल जाती है, जीवा के दोनों बगलों से होकर निकल जाती है। जैसे वह ले, ले, आप एक बार बोल के देख लिए, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा। और इसका लुंठित वर्ण का मैंने नहीं बताया आपको। लुंठित वर्ण वे होते हैं जिसको मतलब अपनी जीभ है ना, दो तीन बार कंपन होता है, उच्चारण बोलते हैं ना, रे रे, दो तीन बार कंपन होता है। अथवा उच्चारण करते समय जीवा एक तरफ लुढ़क जाती है, एक तरफ जीभ है ना वो लुढ़क जाती है, जैसे आपका रे, रे, बिल्कुल आप बोलोगे तो आपको हो जाएगा। इसके बाद ऊपर मैंने नासिका वाला आपको बता ही दिया है, नासिक नाक से निकलती है बाहर। ठीक है, और स्पर्श संघर्षी का मैंने आपको नहीं बताया गया। श्वास वायु मुख के बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, वो तो आपका संघर्ष ही हो गया।
और स्पर्श संघर्षी क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु स्पर्श व संघर्ष दोनों के साथ मुख से बाहर निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको इनकी डेफिनेशन भी बता दी है। बाकी इनमें डेफिनेशन आपसे कम पूछेगा, एग्जाम्पल आपसे ज़्यादा पूछेगा। संघर्षहीन, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी संघर्ष से मुख से बाहर निकल जाती है ना, यहाँ पे हीन ही लगा है ना, हीन, संघर्षहीन, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये और वह हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए आगे बात करते हैं। ये जो ये और वह है ना, इनको आधुनिक विद्वान क्या मानते हैं, अर्धस्वर मानते हैं। और इंग्लिश में भी होते हैं, बिल्कुल ये होते हैं, सेमी वोवल होते हैं ये और वह। इनका फनेटिक आपके इंग्लिश में आता है जे, ये का इस प्रकार से होता है, जे के ऊपर बिंदी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये अपने। अब दोस्तों हम बात करते हैं कंपन के आधार पर। हम क्या पढ़ रहे हैं, व्यंजनों का वर्गीकरण दो आधारों पर हमने पढ़ लिया है। तीसरा आधार कौन सा है, सॉरी दूसरा आधार पर, एक आधार हमने पढ़ लिया है, दूसरा प्रकार हम पढ़ रहे हैं कंपन के आधार पर। देखिएगा कंपन के आधार पर कई बार क्या होता है कि कुछ और बोल देते हैं, जैसे काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो होता है ना, तो थोड़ी सी थकान भी ऐसे महसूस होती है, लेकिन गलत चीज़ें नहीं बताएंगे। आप खुद समझ जाते हैं, इतनी देर से लगातार लाइव आप क्लास ले रहे हैं, तो बिल्कुल आप आराम से लगेगा। तीसरा अब हम पढ़ रहे हैं प्रयत्न के आधार पर पढ़ रहे हैं ना, उसमें हम पढ़ रहे हैं दूसरा कंपन के आधार पर, क्योंकि उच्चारण वाला हमने पढ़ लिया, उच्चारण स्थान जो पहला था वो भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कंपन के आधार पर, और अंतिम हमारा रहेगा श्वास वायु के आधार पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इमेज बननी। तो दोस्तों अब बात करते हैं कंपन के आधार पर। देखिए कंपन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला होता है सैगोस, दूसरा होता है एगोस। क्लियर है। अब इनमें बड़ा कंफ्यूज होता है, वास्तव में होता है, एग्जाम में तो बहुत बार होता है। और प्रश्न ये आ जाए, जैसे मान लीजिए च आ जाए, च वर्ण, तो हमें तो पता नहीं कि च कौन से में आएगा, घोष में आएगा, अघोष में आ जाएगा। हालांकि एग्जाम से पहले पहले तक हमसे कोई च वर्ण पूछ लेना तो हम बता देंगे, क्योंकि हमने तो रट रखे हैं तीसरा चौथा, पहला दूसरा इसमें आएगा, तीसरा चौथा उसमें आएगा, लेकिन एग्जाम में भूल जाते हैं। तो इसका एक सीधा सा फंडा आपको बता देता हूँ, याद बड़ा बड़ा आसान है। मेरे को ये बताइए कि ए पहले आता है या स पहले आता है। आप कहेंगे सर ए पहले आता है, वैसे तो इसमें घोष में देख लीजिए ए पहले है ना। इसका मतलब जो पहले और दूसरे वर्ण होंगे ना वो ए घोष में ही आएंगे, पहले और दूसरे वर्ण होंगे ना वो ए घोष में ही आएंगे। अब आपको रटने की जरूरत नहीं है। अब आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा ना तो आप सीधा दोनों को लिख लेना और आप खुद निकाल लोगे कि पहला दूसरा तो एगोस में आ जाएगा, बाकी बचे कौन से, तीसरा बच गया, चौथा बच गया, पांचवा बच गया, ये कौन से में आ गए, आपके सेगोस में आ गए। अब मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, जैसे मैं लिख भी सकता था, गय लिख देता, गह लिख देता, अडय लिख देता। मैंने यहाँ पे ये लिख दिया शॉर्ट में कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा आएगा। तो आप निकाल लेना प्रत्येक वर्ग के तीसरे चौथे पांचवे, लिखने की कहाँ जरूरत है, हम तो शॉर्ट में स्टडी कर रहे हैं ना, तो आप लिख सकते हैं, आप आराम से लिख सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखना चाहता तो सेगोस की यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख सकता था। मैं ह्रस्व स्वर आपको पढ़ाया, ह्रस्व स्वर की मैंने डेफिनेशन ले लिखी, लिख भी सकता था एक लाइन में, मेरे क्या जाता है, पूरा लिखा है। लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स हैं, ये हमें एग्जाम के टाइम बहुत फ़ायदा करेंगे। हम इनको एक बार देखेंगे न तो हमारा दिमाग न जाने एक बार तो जरूर ही जाएगा कि सेगोस होते क्या हैं। अगर लिखा हुआ होगा ना, डेफिनेशन लिखी हुई, तो बिल्कुल हम वो डेफिनेशन पढ़ लेंगे, वो एक टाइम के लिए याद होता है। लेकिन हमारी जो चिंतन प्रक्रिया वो तभी होगी जब हम इसकी डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। तो सैगोस का घोष का मतलब ये होता है कि नाद या आवाज होता है, और जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक आवाज होती है ना वो तो आपके सैगोस होते हैं, वो तो आपके सैगोस होते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में नाद या आवाज कम होती है वो आपके एगोस होते हैं। बाकी इनमें याद रखने वाली जो एग्जाम्पल है ना वो यही है। तो पहला दूसरा जो आपसे वर्ण पूछेगा वो तो आपके आ जाएगा एगोस में, तीसरा चौथा वर्ण आ जाएगा वो आपका सैगोस में आ जाएगा। इसके अलावा सैगोस में सभी स्वर भी शामिल होते हैं। इसके अलावा सैगोस में सभी स्वर भी शामिल होते हैं। और आपका ये रे ले वे भी है भी होता है, ये रे ले वे है। इसका मतलब आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि सैगोस में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का 3 तो ये हो गए, प्रत्येक वर्ग में बनाएंगे तो 15 तो ये हो गए। ठीक है, क्लियर है। सभी स्वर ये हो गए, 11 ये हो गए, और आपके 4 3 तो 5 ये हो गए, और कितने हो गए ये देखो, 26 और 5 31 हो गए। इसका मतलब जो सैगोस होंगे ना वो कुल कितने होंगे, 31 होंगे। क्लियर है। आगे देखिए एगोस, एगोस मैंने बता दिया पहला दूसरा होगा प्रत्येक वर्ग का,
और इसके अलावा से है भी होंगे, सॉरी से तीनों वाले से जो होंगे वो होंगे आपके। तो ठीक है, यहाँ पे तीनों वाले से हो जाएंगे। पहला हो जाएगा आपका तालव्य वाला से, दूसरा हो जाएगा मूर्धन्य वाला से, और तीसरा दंते से। इसके अलावा प्रत्येक वर्ग का दूसरा हो जाएगा। तो दूसरा प्रत्येक वर्ग का करेंगे तो 10 तो ये हो गए, और 3 आपके ये हो जाएंगे। तो टोटल इसमें कितने हो गए, एगोस में कितने होते हैं, 13। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, श्वास वायु के आधार पर, ये अपना अंतिम है, अंतिम। श्वास वायु के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, अलप प्राण और महाप्राण। अलप प्राण और महाप्राण। अब देखिएगा अलप प्राण कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो अलप प्राण का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए, मैंने आपकी डेफिनेशन नहीं लिखी है। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, श्वास वायु लिखा है तो बिल्कुल अपनी जो श्वास है, जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, अपनी श्वास वायु कम निकलती है, वो तो आपकी कौन से होते हैं, अलप प्राण। यहाँ पे देखिए अलप का मतलब क्या होता है, थोड़ा कम होता है ना। तो इसी प्रकार से आप याद कर सकते हैं, महाप्राण में ज्यादा, तो श्वास वायु ज्यादा निकले वो तो महाप्राण, श्वास वायु कम निकले वो अलप प्राण। हालांकि ये डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा, एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए कि अलप प्राण वाले कौन से वर्ण होते हैं और महाप्राण वाले कौन से वर्ण होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें अलप प्राण और महाप्राण की। कंफ्यूज इनमें वही जो एगोस और सेगोस में होता है, वैसा का वैसा इनमें भी कंफ्यूज होता है एग्जाम में। तो इनको कैसे याद रखें, बहुत आसान है। आप मेरे को ये बता दीजिए, चलिए मैं आपके कुछ वर्ण लिख रहा हूं, जैसे कै लिख रहा हूं, ख लिख रहा हूं। आप इंग्लिश में इसको लिख के देखिए, के एच का ख, किस में ज्यादा वर्ण है। आप कहेंगे सर ख वाले में ज्यादा वर्ण है, इसका मतलब ये बड़े है ना, जो जिसमें ज्यादा वर्ण है इसका मतलब बड़ा है। और महा का मतलब भी बड़ा होता है, इसका मतलब जो बड़े हैं वो महाप्राण में आ जाएंगे, जो छोटे हैं वो आपके अलप प्राण में आ जाएंगे। या ये कै कौन सा वर्ण है, पहला वर्ण है ना, तो पहला वर्ण किस में आ जाएगा, पहला तीसरा और चौथा। पहला तीसरा और चौथा किस में आ जाएगा, अलप प्राण में। और ये ख कौन सा है, दूसरा वर्ण है, तो दूसरा वर्ण किस में आ जाएगा, दूसरा और चौथा किस में आ जाएगा, महाप्राण में। समझ में नहीं आया, दोबारा देख लीजिए। मान लीजिए कै है, एक आपका ख है। उससे पहले मैं थोड़ा सा और बता देता हूं। अलप प्राण में कंफ्यूज होते हैं कि विषम वर्ण वाला है या सम वर्ण वाला है। महाप्राण में भी कंफ्यूज होते हैं कि महाप्राण में विषम है या सम है। तो आपको कै लिख लेना है, ख लिख लेना है। इंग्लिश में कै का के बोलते हैं, इंग्लिश में ख को के एच बोलते हैं। क्लियर है। अब किस में ज्यादा वर्ण है, ख में ज्यादा वर्ण है, बिल्कुल कै में कम वर्ण है। इसका मतलब कै वाला कम वाला तो अलप वाले कम में आ जाएगा। इसका मतलब कै कौन सा वर्ण होता है, पहला वर्ण होता है। इसका मतलब पहला तो एक नंबर तो विषम होता है ना, तो विषम वाले जितने भी होंगे वो किस में आ जाएंगे, अलप प्राण में। ख वाला क्या होता है, सम होता है, ख वाला सम होता है। और सम वाले जितने भी है ना वो किस में आ जाएंगे, महाप्राण में हो जाएंगे। तो दिक्कत कहाँ है, रटने की जरूरी नहीं है। अब देखिएगा विषम वर्ण वाले कितने हो गए, प्रत्येक वर्ग का विषम वाले, और इसके अलावा ये रह ल व और सभी स्वर कुल में निकाल लो कितने हो गए, प्रत्येक वर्ग का 3 तो ये हो गए, तो 15 तो ये हो गए, और ये रह ल व 4 ये हो गए, और सभी स्वर बात कर रहे हैं तो 11 ये हो गए। तो टोटल 15 और 4 19, 19 और 11 30 हो गए। टोटल कितने हो गए अलप प्राण, 30। नेक्स्ट है दोस्तों महाप्राण। महाप्राण कितने होते हैं, प्रत्येक वर्ग का सम वाला, तो सम वाले प्रत्येक वर्ग की बात करें तो 10 तो ये हो गए, और इसके अलावा से 3 ये हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 13 हो गए। 13 तो ये हो गए, और आपके 30 तो ये हो गए आपके, और इसमें 13 ये हो गए। 13 नहीं हो गए मित्रों, यहाँ पे 14 होंगे। ये से है भी आएगा, ठीक है। से है 14 होंगे, तभी तो 44 बनेंगे ना। 30 और 14 कितने हो गए, 44 हो गए। क्लियर है। तो ये आपके, अच्छा एक प्रश्न और ले लेते हैं अंत में, अंतिम प्रश्न है देखिएगा। निम्न में से कर्ण क्या है, कर्ण कौन सा है, बता दीजिए। इतनी देर आपने क्लास ली है, कर्ण कौन सा है, आंख है या नाक है या कान है या जीभ है। तो कर्ण कौन सा होगा, जीभ जो होती है ना वो आपकी कर्ण मानी जाती है। कर्ण का मतलब आपने कर्ता ने कर्म को कर्ण से वहां भी पढ़ा होगा, साधन होता है। मतलब जितने भी हम वर्ण प्रोड्यूस करते हैं उनमें सहायता कौन करता है, सबसे ज्यादा जीभ करता है। हमारे मुख में 8 उच्चारण स्थान ऐसे हैं, 8 उच्चारण स्थान होते हैं। इनके अलावा कुछ अंग ऐसे भी होते हैं जिनको उच्चारण करने में हमारी सहायता करते हैं। इन सहायता करते हैं ना अंगों को, उनको ही कर्ण बोला जाता है। और हमारे जो जीभ भी होती है, इसके अलावा
स्वरतंत्री होता है, कोमल तालु होता है, अरोस्ट भी होता है। बाकी इसमें ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, डिटेल में ज़्यादा अंदर घुसोगे तो बाहर कभी नहीं निकलोगे। तो दोस्तों ये आपका वर्ण विचार का टॉपिक कंप्लीट है। मेरे हिसाब से इनमें से अगर आपने पूरी क्लास ली है, पूरा वीडियो आपने देखा है, तो निश्चित ये मान के चलिए कि आपका वर्ण विचार का एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अच्छे से मैंने जितना मैं कर सकता हूँ उतनी मैंने कोशिश की है समझाने की। फिर भी कोई कहीं त्रुटि रही है कमेंट में ज़रूर लिखेगा। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर लिखेगा। आगे वीडियो इसी क्रम में रखेंगे आपके कमेंट को देखकर। और कमेंट तो आपके आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो प्रयासरत करूँगा। पूरी जो हिंदी है आपकी पूरी कंप्लीट करवाऊँगा। 15 वीडियो में आपकी हिंदी जो है बेस्ट से बेस्ट तरीके से आपको याद करवा दूंगा। और मेरा इस वीडियो के मकसद यही है कि आप पढ़ें और आप इनके नोट्स बनाएं। जिस प्रकार से मैंने नोट्स बना रखे हैं वैसे आप बनाइए। इनकी पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम ऐप पे डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। बाय बाय।